अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जी वो है कनाडा में आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं, पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो भी डिटेल्स हैं सारी। आज हमारे साथ यहाँ पर इनायत मौजूद हैं, इनायत और शजी। आप जानते होंगे शजी का पाकिस्तानी भाई के नाम से चैनल भी है, और इनायत आपके चैनल का नाम क्या है? इनायत फॉर कनाडा। इनायत फॉर कनाडा। मुझे भी आसिम फॉर कनाडा वैसे रखना चाहिए था। एनी हाउ, आज हम पीएचडी के बारे में बात करेंगे जी। 2 महीने से हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करे थे, इनायत, शजी और मैं। हम लोग 2 महीने से इसके ऊपर हमने रिसर्च की, क्योंकि पीएचडी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कनाडा में आप, यूके में अगर आप चले जाएं, अमेरिका में, तो पीएचडी एक बहुत, आप कह लें कि बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है। बड़ी डिटेल से इसकी जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जो भी हम लोग आपके साथ चीज़ें डिलीवर करते हैं, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको एक गलत जो है इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो आज हम काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पूछते हैं शजी, पीएचडी प्रोग्राम आप इसको कैसे अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे, है क्या ये? देखें यार, एक्चुअली जो पीएचडी प्रोग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो पीएचडी जो डिज़ाइन किया गया ना, पीएचडी क्योंकि आप बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, फिर पीएचडी के लिए जाते हो। तो एक्चुअली जो पीएचडी करते हैं वो लोग रिसर्च वाले बंदे होते हैं, जो रिसर्च पे काम करना चाहते हैं, जिनके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो मेरे ख्याल से पीएचडी जो है वो काफ़ी रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम है, और जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट हो, जिसकी पब्लिकेशंस हो, जो रिसर्च करता है, जो आर्टिकल्स पब्लिश करता है, वो उसके लिए होगा। बिल्कुल। और अगर आप जैसे पाकिस्तान से अगर आपने मास्टर्स किया हुआ, अगर आपका प्रोग्राम है रिसर्च बेस्ड, तो आप यहाँ पर पीएचडी में बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैकगिल है, और एक और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। वो यूनिवर्सिटीज़ जो फोकस्ड होती हैं, जो पहली तो बात पब्लिक होती हैं, प्राइवेट कभी भी पीएचडी नहीं कराएगी, पब्लिक कराती हैं। और वो यूनिवर्सिटीज़ जो फंडिंग होती है, देखें 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक होती है रिसर्च फोकस, दूसरी होती हैं बस कोर्सेज करा के हल्का सा रिसर्च। एक होती है हैवी रिसर्च, उनके बड़े बड़े नाम। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्चुअली रैंकिंग आती है ना, वो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? वो इसी बेसिस पे होती है, ये यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में यूबीसी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हो गई, जो भी बड़ी बड़ी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की, इन शॉर्ट अगर आप वो देख लें, दोज विल बी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। बेसिकली रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हों, जो वहाँ पर जहाँ पर रिसर्च के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो भी प्रोसीजर होता है वो आपके साथ शजी अभी डिस्कस करेंगे। शजी, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एक एलिजिबल होने के लिए पीएचडी के लिए? देखिए यार, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी ये हो जाती है कि जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अब मास्टर्स पे भी दोस्त ये डिपेंड करता है कि मास्टर्स आपका मास्टर्स 2 तरीके के होते हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो दुनिया से। एक होता है कोर्स बेस्ड मास्टर्स, एक होता है रिसर्च बेस्ड मास्टर्स। कोर्स बेस्ड मास्टर्स वो करते हैं जिन लोगों ने बस मास्टर्स कर लिया, आगे वो नहीं पढ़ना चाहते, आगे वो रिसर्च नहीं करना चाहते। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स करते हैं वही आगे पीएचडी कर सकते हैं। तो जिन्होंने एमफिल किया हुआ है या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और वो रिसर्च बेस्ड है, उसमें उन लोगों ने कोई रिसर्च की है अपनी कंट्री के अंदर, वो फिर कनाडा आ सकते हैं रिसर्च प्रोग्राम में पीएचडी के अंदर। अब वो आप कोई भी टॉप प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप उसके लिए जाएंगे। लेकिन अब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा? यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ऐसा मिलेगा कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशंस देखनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले अगर आपने अपनी मास्टर्स में रिसर्च की हुई है, तो आपकी कोई पब्लिकेशन होगी, आपने किसी जर्नल के ऊपर, किसी बिग फॉर्चून कंपनीज के जर्नल्स के ऊपर आपने रजिस्ट्री की होगी। आपकी पब्लिकेशन, आपकी रिसर्च जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी आपके नाम से। वो आप भेजोगे यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिक्लेयर करोगे कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आप जब रिसर्च करते हो, वो आप अपने प्रोफेसर्स के साथ करते हो। आप अकेले रिसर्च नहीं कर सकते। आपने जब मास्टर्स अपना किया होगा, तो आपने एक प्रोफेसर के साथ आप बैठे होगे, आप उस प्रोफेसर ने आपको गाइड किया होगा, उसके साथ आपने रिसर्च की होगी। तो जब आपने रिसर्च की होगी, तो आपके प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। तो आप अपने किसी भी 2 या 3 प्रोफेसर्स, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपने 2 से 3 प्रोफेसर्स के साथ आप अपनी रिसर्च करते हो। उनका रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर लोगे, ठीक है, कि भाई हाँ, इस बच्चे को हमने गाइड किया है मास्टर्स की रिसर्च में। वो आपकी खुद की रिसर्च पब्लिकेशंस, अब पब्लिकेशंस के आपके पास लिंक्स होते हैं, यूआरएल्स होते हैं, वो आप शेयर करते हो, वो आप लोगे। उसके अलावा तीसरी चीज़, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना शेयर करोगे। फिर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको आइलेट्स देना है। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि भाई आइलेट्स जो है वो नॉर्मल वाला नहीं। अब आप आइलेट्स एकेडमिक तो दोगे,
लेकिन आप ये जहन में रखोगे कि आपको 7 एटलीस्ट स्कोर करना है, क्योंकि यार आपका लेवल बढ़ रहा है ना, बैचलर से मास्टर्स से पीएचडी जा रहे हो। पीएचडी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है और उसमें तो आने के लिए आपको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, आप बहुत डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सारा जो खर्चा उठा रही है वो यूनिवर्सिटी उठा रही है, तो यूनिवर्सिटी उसी को ही पैसे दे के पढ़ाएगी कि जो डिफरेंट होगा बाकी स्टूडेंट से वो उसी पे ही इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कल को उनको फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ जो है आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, आपके प्रपोजल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि प्रोफेसर्स आपको जो है वो पोजीशन देने में जो है कहे कि बस आप ही हैं जो कि आप उसको फ़ायदा दे सकते हैं या आप उस यूनिवर्सिटी को फ़ायदा दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है रेफरेंस लेटर होने चाहिए, कोई रेफरेंस होने चाहिए आपके पास, 2 से 3 होने चाहिए मेरे ख्याल में। एक एकेडमिक होता है नाइट और एक इसमें बेसिकली ये होता है, एक आइल्स में मैं बात ऐड करूं कि आइल्स का समझने का तरीका ये होता है कि हायरार्की होती है ना, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी। जैसे हम कहते हैं कि बैचलर्स में आपके 6 आने चाहिए, फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं मास्टर्स में 6.5। अब जो इन्होंने 7 बताया वो 7 है, लेकिन अगेन आप जितने ज़्यादा लें, यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट, आपको इंग्लिश बोलनी समझनी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो प्रेफरेबली अगर मैं कहूँगा एक अच्छा कैंडिडेट क्या होता है, तो उसके कम से कम 8 तो आने चाहिए इफ़ यू आर पीएचडी कैंडिडेट, या 7.5 कम से कम आने चाहिए। 7 के मैंने देखिए यूबीसी में स्टूडेंट्स हैं जो 7 बैंड्स लेके भी आए हैं, हो जाता है मिनिमम, जैसे हमने कहा। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो एक फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो ईमेल नहीं लिख पाते, वो क्योंकि सुपरवाइज़र आपको ढूंढना पड़ता है। अच्छा, सुपरवाइजर्स आप कैसे ढूंढते हैं? सुपरवाइजर्स आप ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूबीसी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, राइट? तो उसमें आप जाते हैं स्टाफ डायरेक्टरी में, हर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्टाफ डायरेक्टरी में आप जाते हैं, वेबसाइट में जाते हैं, और फिर आपको डिफरेंट कैटेगरी साइंसेस फील्ड में जितने प्रोफेसर्स हैं और उसमें लिखा भी होगा कौन से रिसर्च फोकस है कौन, उनको रीच आउट करें। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रीच आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉपरली रीच आउट करना प्रॉपर बात है। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान से जो प्रॉपरली ईमेल नहीं कर पाते, अपने आप को पोर्ट्रे, जैसे फॉर एग्जांपल शाजी ने बहुत अच्छा काम किया होगा लेट्स से, लेकिन अगर वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, एक अपना पोर्टफोलियो बना के, दुकान है ना फॉर एग्जांपल, आप अपना एक सेल्फ ब्रांड है, एक प्रॉपरली आप उसको पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो प्रोफेसर आपको नहीं लेगा फॉर एग्जांपल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हम कह रहे हैं उसको बहुत तरीके से, बहुत खूबसूरती से आपने प्रेजेंट करना है कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, और इसमें फर्दर इनोवेशन या फर्दर उसको सॉल्व करने के लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। और उसमें जो है ना आपकी परसेंटेज भी मैटर करती है। अगर आपका सीजीपी है मेरे ख्याल में 3.4, अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ें हाँ, ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या हम पीएचडी स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं? हाँ। तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि भाई पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप कोई ऐसी रिसर्च ढूंढो। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ कि आप न्यूरो साइंसेज में, हाँ, जियोलॉजी के अंदर, जियोलॉजी बिल्कुल, अपना मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बात करो तो ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर, ये ऐसे रिसर्च टॉपिक्स हैं भाई जो डिमांड में हैं। और कल अगर आप ईमेल, जैसे अभी इनायत ने बताया कि यार आप ईमेल ड्राफ्ट करके प्रपोजल आपने अगर मास्टर्स में किया हुआ है और आप गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको आप भेजते हो कि भाई मैं आगे पीएचडी करना चाह रहा हूँ, इसी फील्ड को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, इसी पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, और कनाडा में उसकी डिमांड है, तो वो आपको स्कॉलरशिप पे भी बुलाएंगे। हाँ, स्कॉलरशिप, ठीक है, मेजॉरिटी पीएचडी जो होते हैं वो स्कॉलरशिप पे होते हैं। और स्कॉलरशिप इतनी होती है कि आप एटलीस्ट अपना खर्चा, रहने वहने का सारा आपका हो जाएगा, खाना वाना खा लिया, कॉफ़ी पीते रहना चाहिए आपको, क्योंकि रिसर्च में आपके कभी कभी जो है मैं देखता हूँ कि दोस्त मेरे काफ़ी ऐसे हैं जो 20-20 घंटे भी रिसर्च करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, सिर्फ कॉफ़ी की ब्रेक लेते हैं। कि शाजी ने जैसे बात बोली कि अब वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे पता चलेगी। अब आप इतना इजी है ये, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, पाकिस्तान में जो है ना क्लाइमेट चेंज नंबर 4 पे आता है कि जो है ना क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होगा। सेम कनाडा, वैंकूवर जो है वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल है उसमें क्लाइमेट चेंज पे। फिर पानी का मसला आ जाता है, ग्लेशियर्स वगैरह, जो मतलब ये छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इस तरह गवर्नमेंट का मैंडेट पढ़ें, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का मैंडेट पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एंड साइंसेज में जाके देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में जाके देखें उनके मैंडेट लेटर पे क्या क्या चीज़ें फोकस्ड हैं और उन्हीं चीज़ों को हिट करें। हाँ। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंसेज पे हैं तो कंप्यूटर साइंस इनोवेशन पे देखें, साइबर सिक्योरिटी पे जाके उनके मैंडेट लेटर्स पढ़ें, ये एक तरीका है। अगेन फिर आप यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिकेशन किस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये अगर आप रिसर्च करेंगे ना, अगेन आप रिसर्च के स्टूडेंट तो वैसे भी होते हैं, हाँ। तो इट्स वेरी ईजी टू फाइंड दोस 2 to 3 टॉपिक्स और फिर उसको आप क्लिक करें। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज का बता रहा था कि परसेंटेज आपकी कम से कम जो मैंने देखा है अभी तक 75 से 80% आपकी होनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वहाँ पर तो 85% इतनी 75 तो होनी चाहिए, 75 तो लाजमी है। CGPA आई थिंक 3.4
3.4 तक शायद जी आप अगर इसको कंफर्म करेंगे। इतना ही होता है। देखें भाई, दो तरीके होते हैं कि आप अपने CGPA को अच्छा दिखाएंगे ही तो स्कॉलरशिप के लिए आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे ना यार। अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, बहुत सारे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो यार आपके अंदर वो पोटेंशियल भी तो हो, आप उसको अपने आप को वो भी तो करो, प्रमोट भी तो करो कि आप अपनी अच्छी एजुकेशन के साथ CGPA के साथ। और फिर बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जाके जो है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स वगैरह पे जाओ और आप जाके चेक करो कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। इनायत, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही होती। आपको ये देखना है, वेबसाइट्स पे जाना है, यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है और उन पे अप्लाई करना है। अच्छा, GRE GMAT का बता दें कि वो कितना? हाँ, अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि जिस तरह मैंने बताया ना कि कोर्स या डिग्री या रिसर्च प्रोग्राम जो है वो आपका जो है वो डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम ऑफर नहीं करती। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब जैसे आसिम ने बोला कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 80% है, क्या पता किसी और यूनिवर्सिटी में 75% हो। ये आपको थोड़ी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी जैसे आप रिसर्च के स्टूडेंट हो। इसी तरह आप ये बात ध्यान में रखो कि एक GRE और GMAT की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकली मास्टर्स के लिए भी होती है और PhD कैंडिडेट्स के लिए भी होती है, जो PhD पे रिसर्च करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका GRE GMAT दिया हुआ हो तो इट्स गुड। किसी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिवर्सिटी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप GRE GMAT के बगैर भी आपका PhD में एडमिशन हो जाता है बेस्ड ऑन योर एकेडमिक रेफरेंस लेटर और बाकी सारी चीज़ें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि देखें, GMAT अगर लेट्स से एक यूनिवर्सिटी कहती है हमारी, वैसे आई हाईली डाउट कि कोई यूनिवर्सिटी कहेगी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगेन मैं ये जानता हूँ, फॉर एग्जांपल मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके जो GMAT का स्कोर है वो मांगते हैं 650, ठीक है। अगर UBC में जाएंगे तो वो 700 मांगेगी, ठीक है। अब हार्वर्ड है, अगर आपने वहाँ पर जाना है तो 710 प्लस, ऑक्सफोर्ड 720 प्लस में आप जा सकते हैं। तो अगेन जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतने, लेट्स से अगर आप लिस्ट में नंबर 10th में जाते हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही हैं, लेकिन अगर आपके GMAT या GRE के स्कोर बढ़ेंगे उसी तरह आप 10 से नंबर 2 पे जा सकते हैं। तो यही बेसिकली डिफरेंट हो सकता है, वरना तो हार्वर्ड में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन GMAT GRE में नंबर लेना 750 इट्स नॉट ईजी, 780 इट्स नॉट ईजी। तो बस यही फ़र्क होता है। तो एट द एंड वही बात है, PhD आप बिल्कुल कनाडा आके कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट होना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके ऊपर स्पेंड कर रही है। और हमारे जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं और वाकई स्टूडेंट्स यहाँ कनाडा फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो है बिल्कुल। नहीं, मैं इसी बात में ऐड करना चाहूँ, जैसे मैंने भी पहले भी वीडियो में कहा कि मेरा एक स्टूडेंट इस महीने आ रहा है हांगकांग से, पाकिस्तानी है, और एक स्टूडेंट आ रहा है पाकिस्तान से, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हमने मतलब उसकी हेल्प की है, सब कुछ। बिल्कुल। सो एट द एंड आप अगर आपने पाकिस्तान में मास्टर्स किया हुआ है और आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है तो आप बिल्कुल कनाडा आ सकते हैं। आपके पास आपकी थीसिस हो, कोई रिसर्च प्रपोजल आपका हो और वो बड़ा ज़बरदस्त हो कि आपका जो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको मजबूर हो जाए कि हमने आपको ही जो है इसमें इस प्रोग्राम में आपको हायर करना है, क्योंकि एक तरह से ये हायर भी होता है, एक तरह से आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं, आप उनके लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, वो आपका सारा खर्चा वो उठा रहे होते हैं। तो आपकी SOP लेटर होनी चाहिए, SOP बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा SOP के पॉइंट्स होते हैं, रिसर्च प्रपोजल के होते हैं, IELTS होता है आपका, फिर आपके रेफरेंस लेटर्स हो, ये चीज़ें आपके पास होंगी। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, वाटरलू, अल्बर्टा, इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनकी वेबसाइट पे जाके देखें जो भी प्रोग्राम है, आप अपनी जो रिसर्च है उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन सी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल PhD में आप कनाडा आ सकते हैं और PR का भी इसमें पाथवे है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और अच्छी भी चीज़ है कि आप पोस्ट डॉक्टरेट और फेलोशिप के लिए भी जा सकते हैं। ये चीज़ हम बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं। भी बता दें, TA स्टिपेंड भाई यहाँ पे आज जैसे आप लोग रिसर्च करते हैं तो आप लोग रिसर्च में एक प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होते हैं, इसी तरह वो प्रोफेसर बाकी रिसर्च वाले बच्चों को भी गाइड कर रहा होता है। तो उसमें आप दूसरे बच्चों के साथ जो रिसर्च कर रहे होते हैं आप उनके गाइड बनते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अकेला 100 बच्चों को तो नहीं संभाल सकता ना। हाँ। तो वो आपको बोलता है यार तुम अच्छे हो, तुम्हारी रिसर्च अप्रूव हो गई, तुम्हारा PhD खत्म हो गया, तुम हमारे साथ काम करो, मिनी ट्रेनिंग हो करो। जाता है, मिनी वो हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, मिनी प्रोफेसर हो जाते हैं, या चलो उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं। तो वो आप उनके साथ अपने प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होकर दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जो PhD पे रिसर्च करने आए हैं लेकिन अभी वो स्टूडेंट है और आपका PhD खत्म हो गया है, तो आप उन अपने प्रोफेसर के साथ लग कर दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो, उनकी रिसर्च पे हेल्प कर सकते हो, उसकी आपको स्टिपेंड भी मिलता है। हाँ। ट्रेनिंग मिलती है और आप यूनिवर्सिटी के पेरोल पे होते हो और हाई चांसेस होते हैं कि कल आप जिस रिसर्च पे काम कर रहे हो आप वो यूनिवर्सिटी आपको एज अ प्रोफेसर रख ले, क्योंकि ज़्यादातर PhD जो है वो प्रोफेसर की फील्ड में जाते हैं या किसी साइंसेस डिपार्टमेंट में, किसी IT डिपार्टमेंट में वो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे होते हैं और ये हाई पेइंग सैलरीज है। मिनिमम एवरेज सैलरी एक PhD की यहाँ पे $1 लाख है, मिनिमम है ये। और PhD के बाद फर्दर आप
और हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक भी कर सकते मैंने हो। यही तो बताया ना कि आप फेलोशिप, एक्चुअली ये फेलोशिप प्रोग्राम कहलाता है जिसमें आप टीचर असिस्टेंट के तौर पे काम करते हो, आपको स्टिपेंड मिलता है और आपको अच्छा स्टिपेंड मिलता है, आपका लिविंग, खाना पीना हर चीज़ हो जाती है। बिल्कुल। तो एट द एंड जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पीएचडी कनाडा में हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा इनायत का, शजी का, कि इन्होंने 2 महीने से मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर रिसर्च करें और आप जो है इसके बारे में डिलीवर करें। इनायत के जो स्टूडेंट्स आते रहते हैं और हमारे बाकी भी दोस्त यहाँ पर काफ़ी आए हैं, तो हमने उन सबसे भी इन्फॉर्मेशन ली है, खुद भी काफ़ी सारी हमने रिसर्च की है और आपके साथ मेरे ख्याल में किसी ने यूट्यूब पर इतनी डिटेल से आपको नहीं बताई होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पीएचडी के ऊपर किसी भी यूट्यूबर ने इतनी डिटेल से बात नहीं की। ये सब मैं अपना अगर बताऊं तो ये सब बताने के हम पैसे लेते हैं और ये सारे, लेकिन आई वांट टू थैंक आसिम एज वेल, और इसने हमें रीच आउट किया और इसने हमें कहा कि लेट्स हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, एवरीवेयर। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी आर एबल टू हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू। सो प्लीज़ रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एंड देन यू नो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सो या लेट्स, ठीक है जी, तो हमारी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग पीएचडी में आना चाहते हैं तो ये सारे आपको प्रोसेस हमने सारा बता दिया है और अपना बिल्कुल आप अपनी ट्राई करें। क्या पता कि आपका पीएचडी में आपकी स्कॉलरशिप लग जाए और आप यहाँ पर एक दिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। तो डेट्स इट शाह जी, आज का कोई पॉइंट से मिलने आएंगे और क्या। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें ज़रूर याद रखिएगा जब आप यहाँ पर आप पीएचडी करने आए। तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा पॉइंट मेरा नहीं ख्याल रह गया है। अगर आप लोग का कोई पॉइंट रह भी गया तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि यार ये टॉपिक पे आप क्रिएट करें या कुछ करें, तो हम उस पर रिसर्च करके आपको बता सकते हैं। क्योंकि देखिए यार, हम लोग खुद यहाँ पे कनाडा में, तो हमें शायद थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए क्योंकि हम ये प्रोसेस से गुजर कर आ रहे हैं सारे। बिल्कुल। वंस अगेन, शजी का यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर फॉलो करना है। स्क्रीन पर मैं उसका नाम लिखूंगा, चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी होगा। इनायत फॉर कनाडा जो है इनका भी चैनल है, स्क्रीन पर भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो आप, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको फ्री में बड़ी ज़बरदस्त हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।